हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। यहाँ पर जीडी कांस्टेबल के जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर आज हम उसी के नोटिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, कब कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कितनी फीस है, क्या एग्जाम सेंटर्स हैं, क्या सिलेबस आएगा, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, रिलैक्स होके बैठिए आप लोग और यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सुनते जाइए कि आप लोग के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आज वो इंतजार आप लोग का खत्म हो चुका है। आप लोग अपनी तैयारी को कमर कस लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम आपका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग का यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग क्लियरली इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आज आपका रिलीज हुआ है। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 17/7 यानी कि आज से स्टार्ट है। 31 अगस्त तक आप लोग के फॉर्म्स फिल होंगे, ठीक है। लास्ट डेट क्या है इसका? 31 अगस्त है आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब फिल करने का। रात के 11 बजे, 11:30 बजे तक, लास्ट 11:30 बजे तक आप लोग के ऑनलाइन जो फॉर्म्स हैं वो फिल होंगे, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? इसमें 2 सितंबर तक आप ऑनलाइन फीस इसमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका 11:30 रात के 11:30 बजे तक इसमें आप अपना जो फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान से आप अगर फीस सबमिट करना चाहते हैं, उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो वो 4/9 तक हो पाएगा आपका, यानी 4 सितंबर तक का। और लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान, अगर आप चालान के द्वारा फीस पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक में जाके फीस सबमिट करना चाहते हैं, तो आप 7 अगस्त तक इसमें फीस को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, बैंक में जाके। स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो टायर 1 का एग्जाम होगा वो आपको अभी बता दिया जाएगा। अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं की है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्म फिलिंग का डेट आया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन कब से शुरू है? आज से, यानी 17 जुलाई से शुरू है और 31 अगस्त तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, ठीक है। फीस सबमिट जो होगी लास्ट वो 2/9 तक हो सकती है, यानी 2 सितंबर तक हो सकती है। अगर आप ऑफलाइन फीस सबमिट करना चाहते हैं तो वो 7 तारीख तक हो सकती है, 7 सितंबर तक, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो The Staff Commission will conduct an open competitive exam for recruitment to the post of Constable General Duty यानी GD in Border सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सेंट्रल सीआईएसएफ, तिब्बतन आईटीबीपी और आपका एसएसबी, एसएसएफ, एआर, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद आपको इनमें से कोई भी आपको जगह या पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। इसमें आपका जो पेपर होगा वो कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा आपका। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा एंड देन आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय एमएचए। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। जो भी आपकी एप्लीकेशन हैं वो सभी कैसी होंगी? ऑनलाइन मोड में होंगी, कोई ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा इसके लिए। तो आप लोग किसी और के चक्कर में मत पड़ना कि अगर आपको कोई ऑफलाइन फॉर्म बेच रहा हो तो आप लोग के ऑफलाइन फॉर्म्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑनलाइन फॉर्म्स ही आप लोगों को क्या है, भरना है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आप लोग जानते होंगे इसका, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग का जो एग्जाम है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल और उसके बाद आपका आरईएमई यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी आप लोग के इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा। आपका नोटिफिकेशन का जो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर उसको पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, फैसिलिटी फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड। ये आपकी जो भी आपके अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो वो इन वेबसाइट्स पर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जाकर, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका पे स्केल। हम यहाँ पर जो मोटी मोटी बातें हैं वो यहाँ पर देखेंगे, पूरा यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 57 पेजेस हैं, उसमें जितनी आपकी काम की बातें हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, और बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को पढ़ने का इतना ही शौक है तो आप 57 पेज खोल के आराम से किताब की तरह पढ़ते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल का जो लेवल है वो कौन सा है, लेवल 3 का पे स्केल है। यहाँ पर आपको 21,700 से लेके 69,100 तक, यानी कि आपको इतना पे स्केल आप लोग को मिलेगा, ठीक है। वैकेंसीज की डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल्स आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिख रही होंगी, कैटेगरी वाइज कितनी है। यहाँ पर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में एससी ये मेल्स का है और ये आपका फीमेल्स है, ठीक है। मेल्स में अगर बात करें एससी में 1026 है, एसटी में 603 है, ओबीसी में 1453 है, ईडब्ल्यूएस में आपका 641 है और आपका जनरल जो है उसमें 2690 है। टोटल मिला के आपकी कितनी वैकेंसी है बीएसएफ में 6413, ठीक है। ये आपका मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितनी है यहाँ पर 1132। इसी तरीके से सीआईएसएफ में यहाँ पर दिख रही है आपको, सीआरपीएफ में सारी आपको वैकेंसीज मिलाकर कितनी है, मेल के लिए कितनी है 22,424 और फीमेल के लिए कितनी है 25,271। तो बहुत भारी वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है यहाँ पर वो देख लीजिए, ठीक है। जो भी नेशनलिटी होनी चाहिए, कहाँ का नेशनल सिटीजनशिप कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। उन्हीं के लिए फॉर्म्स निकले हुए हैं। एज लिमिट कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, 18 से 23 साल तक का एज लिमिट है इसमें, ठीक है। और कब तक का है, 1 अगस्त 2021 तक जो पैदा हुआ है, ठीक है। 18 से 23 साल तक का एज लिमिट है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स, जो 1984 में जो गुजरात में जो राइट्स हुए थे, अगर उसमें कोई विक्टिम है, वहां के बच्चे हैं, तो क्या है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसी तरीके से ये अनरिजर्व वालों के लिए यानी SC ST वालों के लिए है 5 साल का रिजर्वेशन, और अगर OBC में है तो उनको 8 साल का रिजर्वेशन है, ठीक है। 8 साल का रिजर्वेशन इन द सेंस के क्या है, एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एज में जो रिलैक्सेशन दिया है वो है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड का मतलब जो जनरल का है, ठीक है, जनरल वालों के लिए। SC ST वालों का नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, SC ST वालों के लिए कितना है 10 साल का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो SC ST है उनके लिए क्या है, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर ये गुजरात राइट्स यानी गुजरात के दंगे जो 1984 में हुए थे डिपेंडेंट, अगर उनका कोई विक्टिम है तो उसमें जो SC ST है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सभी आप पढ़ सकते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन है अगर उसमें, तो वो आपका मिल जाएगा आपको उसमें सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट्स की बात की गई है। SC ST जो भी आप जनरल उसका है, उसका सबका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, उस सब के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर मोटी सी बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप लोग की। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, यानी कि आप 10th क्लास पास होने चाहिए, 10th बोर्ड आप लोग का पास होना चाहिए। सिर्फ 10th बोर्ड वाले ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 10 से नीचे वाले फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Candidates who have not acquired the essential education qualified as the stipulated date not eligible। अगर आप लोगों ने 1/8/2021 तक 10th पास नहीं की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। As per Ministry of Human Resource Development notification dated published in the Gazette of India of all degree diploma certificate awarded through open and distance learning, यानी आपके पास में अगर कोई डिग्री डिप्लोमा है, चाहे आपने ओपन से किया है, डिस्टेंस लर्निंग से किया है या फिर रेगुलर किया है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका all the candidates who are called for document verification will be required to produce the relevant certificates such as mark sheet। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी मार्कशीट्स हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं, और इस आपका जो मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो सब आपके पास में होना
चाहिए। ठीक है, ये सभी आपके पास चीजें होनी चाहिए। इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उनके लिए क्या इंसेंटिव इसमें मिलेगा वो यहाँ पर चेक करने की बात है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का एग्जामिनेशन में 5% मैक्सिमम मार्क्स का रिलैक्सेशन या बोनस कह सकते हैं आप उसको, बोनस मिलेगा। ठीक है, अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% का मिलेगा, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का बोनस आपके एग्जाम के मार्क्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट होने के फायदे हैं आप लोग के। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये देख लीजिए। अब आप लोग जो मेन आपकी यहाँ पर बात आती है कि कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन मोड पे होंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप इस पर, ठीक है, ssc.nic.in, इस पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पर जो एडवाइस दी जाती है वो यही है कि आप सारा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप क्या करें, फॉर्म को फिल करें। ठीक है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो इन जेपीईजी फॉर्मेट। आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक अपना कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको इसमें अपलोड करना होगा। ठीक है, कितना होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए उसका, और 20 KB से 50 KB के बीच का ही उसका साइज होना चाहिए। जो फोटोग्राफ है वो ज्यादा 3 महीने से मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर का ही होना चाहिए, और उसमें ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन का जो डेट है उससे 3 महीने पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, यानी कि उसी के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जिस तारीख को आपने वो फोटो ली है उस पर आपकी जो डेट है वो प्रिंट होनी चाहिए। अगर आपका फोटो पे डेट प्रिंट नहीं करा हुआ है आपने तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आप लोगों ने डेट प्रिंट नहीं की तो आपका फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, इमेज डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विद और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, आपके मतलब आप कैप लगाकर फोटोज नहीं खिंचवाएंगे, स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए, और बोथ ईयर शुड बी विजिबल, आपके दोनों कान उसमें दिखाई देने चाहिए। ठीक है, ऐसा क्लियर एकदम फोटो आपका होना चाहिए। लास्ट डेट यहाँ सबमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब है, 31 अगस्त है, और 11:30 बजे तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं लास्ट। Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date. कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फॉर्म को तुरंत ही भर दें, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। लास्ट डेट के इंतजार में ना बैठे, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है, सब लास्ट डेट के इंतजार में बैठे होते हैं, फिर आधे जो नमूने होते हैं उनको लास्ट में पता चलता है कि फॉर्म निकल रहे हैं, ठीक है हमें फॉर्म भी फिल करना है, तो फिर क्या हो जाता है, वेबसाइट पे हैवी लोड हो जाता है जिसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं होते हैं। फिर आप लोग क्या है, एसएससी को लेटर लिख लिख के भेज रहे होते हो कि यार फॉर्म की डेट बढ़ा दो, ये कर दो, हमारा फॉर्म नहीं भरा गया, हमारा वेबसाइट नहीं चल रहा था, तुम्हारा ये नहीं हो रहा था, फिर तुम उसमें उनका ही दोष बता देते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप लोग लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं तो उसके लिए कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये लोग डेट को बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, वो कोई और रीजन होगा जो अगर डेट को बढ़ा देंगे, इस वजह से नहीं बढ़ाएंगे कि अगर लोड हो गया उस पर, तो ठीक, तो आप लोग उसका इंतजार मत करना लास्ट डेट का। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप सबमिशन कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो आप अपना फॉर्म का सारा डिटेल जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है वो सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, रिक्वेस्ट एडवाइसेस इन दिस रिगार्ड, यानी अगर आप लोग को कोई चेंज करना होता है तो आप लोग को रिक्वेस्ट करनी होगी एसएससी से, बाय पोस्ट कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या बाय हैंड आप जाएंगे तो भी इसमें बोल रहा है कि शेल नॉट बी एंटरटेन। ठीक है, एंटरटेन नहीं किया जाएगा आप लोग को, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से उसको फिल करेंगे अपना फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस कितना है यहाँ पर, 100 रुपीज ओनली। विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST वाले जो लोग हैं, और विमेन कैंडिडेट्स जितने भी औरतें हैं या बालिकाएं हैं,
ठीक है। एक्स सर्विसमैन है वो इसमें फीस नहीं है उनके लिए, ठीक है, बिल्कुल भी फीस नहीं है, 0 फीस है। और बाकी जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके लिए 100 रुपीज का फीस इसमें आपको देना है, ठीक है। फीस आप दोनों मोड से पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप कोई भी यूपीआई, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इन सभी को यूज करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन मोड का पेमेंट इन्होंने सभी का दे रखा है, ठीक है। आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक, ठीक। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग को एसबीआई के ब्रांच में जाके चालान बनवा के वहां पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। ये आपका ऑफलाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर एक बार फी सबमिट हो गई है तो वो आपको फीस वापस नहीं करेंगे किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे आपका रीजन कुछ भी हो, ठीक है। फीस आपकी वापस नहीं होगी एक बार सबमिट होने के बाद। यहाँ पर अगर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर्स देखिए, यहाँ पर सेंट्रल रीजन के सेंटर्स देख लीजिए। ये सेंट्रल रीजन के बिहार एंड उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो सेंटर्स है वो देख लीजिए, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पुरैना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, ठीक है। ये सभी क्या है आपके सेंट्रल रीजन, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के आपके क्या है सेंटर्स है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ईस्टर्न रीजन के, अंडमान निकोबार आइलैंड और झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी क्या है आपके ईस्टर्न रीजन के सेंटर हैं। पोर्ट ब्लेयर, रांची, बेलसोर, बहरमपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, डेनकेनल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, हुगली, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये सभी आपके यहाँ पर सेंटर्स दिए हुए हैं। कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, ये नॉर्दर्न रीजन आपका दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड का, ये सभी आपको यहाँ पर आपके क्या दिए हुए हैं सेंटर दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो स्कीम है आपकी एग्जामिनेशन की, यानी कि एग्जाम में क्या आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड, यानी ये जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में जो पेपर है उसमें ये 4 पार्ट में आपका पेपर आएगा। पहला पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट बात करें अगर पार्ट सी, तो उसमें आपका एलिमेंट्री मैथ आएगा, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट डी में बात करें तो इसमें इंग्लिश और हिंदी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा इसको करने के लिए, 90 मिनट होगा आपका, ठीक है। 90 मिनट 25, यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव नेगेटिव मार्किंग कितना है इसमें, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप लोग कोई गलत आंसर करते हैं तो उसका 0.25 कट कर लिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो आप लोग को पता ही होगा, नॉर्मलाइजेशन के क्या हाल चल रहे हैं एसएससी के, तो नॉर्मलाइजेशन पे तो आप ना ही डिपेंड करें तो ज्यादा बेटर है। बट ये नॉर्मलाइज्ड का तो देते ही है कि नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा अगर कुछ पेपर में होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन पे तो आप लोग मत जाइएगा। एसएससी के नॉर्मलाइजेशन अभी देखे होंगे आप लोगों ने रिसेंटली जो एसएससी के रिजल्ट्स आए हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अब आते हैं यहाँ पर सिलेबस की। जो मेन मुद्दा है हमारा सिलेबस का, उस पे आते हैं हम। सिलेबस है आप लोग का ये, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू questions principally of non-verbal type. This component may include questions on analogies, similarities, differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship, concepts, arithmetic reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding. इसका मतलब ये है कि रीजनिंग की पूरी बुक आएगी आपकी, ठीक है। पूरा आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इन्होंने छोड़ा है, तो रीजनिंग पूरा पढ़ना है।
नेक्स्ट बात करें अगर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, तो इसका सिलेबस तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि इसका कोई सिलेबस होता है। इसमें आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, करंट सब पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें सिलेबस की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो आपको उठाइए किताबें और पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, fundamental arithmetic operation, percentages, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, mensuration, time, distance, ratio, time and work। तो ये सभी क्या है आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा रियायत मिल गई है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं है, तो आप लोग ये टॉपिक्स पढ़ के अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हिंदी और इंग्लिश की, तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का सिर्फ क्या आएगा आपके पास, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें पे आपको पैसेज पूछा जाएगा और पैसेज पूछ के आपके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पीईटी में। पीईटी में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पीईटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीईटी में क्या होगा। रेस है मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू रीजन लद्दाख, इन लोग के लिए कुछ और यहाँ पर दिया हुआ होगा, नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो यहीं पे दिया हुआ है, लद्दाख रीजन वालों के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर आपको 800 मीटर इन 4 मिनट। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेस का यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, पीईटी का आपका टाइमिंग है, ठीक है। पीईटी में आपको क्या दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीएसटी, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा, उसमें आपका हाइट कितना होना चाहिए। मेल का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट सॉरी few categories of candidates are allowed relaxation in height mentioned above. Relaxed standard of height for such candidates are as follows। कुछ कैंडिडेट्स को इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसको कितना है 162 मेल का हाइट है और 150 फीमेल का है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है तो 157 मेल का हाइट होना चाहिए, फीमेल का हाइट 147 का होना चाहिए। ऑल scheduled tribe कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से है तो मेल का 160 होना चाहिए, फीमेल का 147.5 है। तो यहाँ पर आप सबका यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको कितना देना, कितना हाइट है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आते हैं चेस्ट की बात करते हैं, तो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना एक्सपेंड करे मेल के लिए है ये, ठीक है। मेल के लिए अगर एक्सपेंड यानी बिना एक्सपेंड किए, बिना उसको फुलाए कितना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन आप 5 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ लोगों को जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या कुछ अलग जो अलग कैटेगरीज है, गढ़वालीज हैं, जैसे डोगराज है, मराठाज हैं, तो इन सब के लिए यहाँ पर अलग अलग रिलैक्सेशन मिला है। फीमेल के लिए चेस्ट मेंसुरेशन, जो चेस्ट मेजरमेंट होता है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, तो वो यहाँ पर आपका वेट कितना होना चाहिए वो आपके हाइट पर डिपेंड, हाइट पर यहाँ पर बेस्ड बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर 3rd नोटिस, ये लेकर जाना है आपको। ये सभी आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये एडमिशन की बात हो गई। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड फोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ, having date of birth printed on the admission certificate such as आधार कार्ड, प्रिंट आउट, ई आधार, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक आप लेकर जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड, ठीक है, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, ये सब आप लेकर, इनमें से कोई भी आप
लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फोटोग्राफ यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका फोटोग्राफ ब्लर्ड है, ठीक है, ठीक से आपका फोटो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिग्नेचर भी आपका क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। Any other document mentioned in the admission certificate shall also be carried by the candidates। अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट भी अपना मेंशन किया है तो वो भी आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड आप लोग को पता ही है, पीईटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, और पीईटी पीएसटी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगे जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा। ये आपका ये काम का चीज नहीं है। ठीक है, चलिए 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 नेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पर कि कैसे हम इसको फॉर्म को फिल करें। ठीक है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो यहाँ पर देख लीजिए। आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या उसमें फिल करना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, आधार नंबर देना है। ठीक है, अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास तो आप वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी या एम्प्लॉयर आईडी आप कुछ भी उसमें दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर आपने कब किया है पास वो देना है, अगर डिसेबिलिटी है आपको तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस यहाँ वेबसाइट पे जाइएगा, उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले एसएससी के फॉर्म्स फिल किए हुए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है, हो चुका है पहले से ही, तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी का एक ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वही चलता रहता है आपके, चाहे कि कोई भी फॉर्म निकले, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो, कोई भी फॉर्म आप उससे फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्स फिलिंग ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेसिक डिटेल मांगेगा, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा, तो आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या यहाँ पर देना है, ये सब आपका रजिस्ट्रेशन का ही है। ठीक है, फॉर्म का परफॉर्मेंस यहाँ पर आएगा, तब यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। आधार कार्ड है आपके पास में तो आप यस और नो करेंगे, अगर है तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आपको डालना होगा, फिर वेरीफाई करना होगा। अगर नहीं है तो वो दूसरा कोई नंबर यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, टाइप ऑफ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल करके उसको बता सकते हैं कि आपके पास कोई और आईडी है तो उसका नंबर आपको डालना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको अपना नाम, ठीक है, अपना वेरीफाई करना है अपना नाम। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, अपना कभी नाम चेंज किया है, अगर शादी हो गई, शादी के बाद आप नाम चेंज कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर देना होता है। ठीक है, अगर किया है तो यस करेंगे और जो नाम चेंज किया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगर नहीं किया है तो आप नो करेंगे। इसमें आपको फिर कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। फादर्स नेम यहाँ पर फिल करेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे, यानी डबल हर चीज यहाँ पर भरवा रहा है ताकि आप लोग का कुछ भी मिस्टेक ना हो। फिर इसके बाद है आपका मदर्स नेम, उसके बाद वेरीफाई कराएगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, फिर वो भी वेरीफाई है। ठीक है, फिर मैट्रिकुलेशन यानी 10th का आपको यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है, किससे किया है, सीबीएसई, यूपी या जो भी है आपका बोर्ड, फिर उसको वेरीफाई करना है। फिर उसका रोल नंबर पूछ रहा है, फिर उसको वेरीफाई है। फिर आपको यहाँ पर ईयर, पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आपने कब 10th पास किया है, उसका ईयर क्या है। ठीक है, फिर आपसे जेंडर पूछेगा। उसके बाद आपको लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप 10th हैं, 12th हैं, लास्ट आपने जो भी किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना देना है, उसके बाद ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो स्टेट और परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको फिर आपसे एडिशनल जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके कुछ भी कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप दे सकते हैं। अगर आपके गाल पे तिल है, किस साइड पे है वो आप लिख सकते हैं, हाथ पे तिल है,
किस हाथ पे है वो लिख सकते हैं, फिंगर पे है, तो कुछ भी आपको जो भी आपको देना है वो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो है यस करेंगे और बताएंगे कि किस टाइप का डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब देंगे यहाँ पर। अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है परमानेंट एड्रेस के, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पर नो करके आप यहाँ पर दूसरा अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन आएगा ये। उसके बाद आप इस पे आई एग्री पे क्लिक करके, यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आप इसका ऑनलाइन फॉर्म का क्या है, अपना जो पासपोर्ट साइज का फोटो है, एप्लीकेशन के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसमें स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप उसका प्रिंट, वो आपको फीस के लिए लेकर जाएगा। फीस के पेज पर फीस सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये सारी डिटेल आपके पास ऑलरेडी फिल होके आ जाएंगी। इसमें फिर आपको कुछ और फिल करने की जरूरत नहीं बचेगी। जो फिल करना पड़ेगा वो यहाँ पर आ जाता है। अगर कोई आपने आर्म्ड फोर्स ज्वाइन किया हुआ था तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। डेट डिस्चार्ज यानी कि आपने कब वो छोड़ा है वो लिखना है यहाँ पर। लेंथ लिखनी है, कब तक कितना टाइम आपने वहाँ पर वर्क किया है। अगर आपने कोई और सिविल सर्विस में ज्वाइन किया हुआ है तो वो यहाँ पर लिखना है। एक्स सर्विसमैन है तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सभी आपको यहाँ पर देना है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि एज रिलैक्सेशन किसका चाहते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या फिर आप कोई मतलब किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं। अगर है तो फिर वो पूछेगा कि किस टाइप का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो टाइप आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है आपसे प्रेफरेंस, पूछ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर के क्या प्रेफरेंस है, तो आपके पास 3 प्रेफरेंसेस आपसे पूछ रहा है, 1 2 3, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना डोमिसाइल बताएंगे कि कहाँ का डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, वो सब यहाँ पर आपको अपना शो करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम, मतलब आप UT या स्टेट से आप यहाँ माइग्रेट होकर आए हैं या फिर कभी हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपको यस और नो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपना स्टेट का ओरिजिन बताना है, कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं भी पूरा कहीं के, बहुत सारी चीजें आएंगी यहाँ पर लिखने के लिए, आप कहीं बता सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी इन एक्सेल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, या आप यहाँ से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यस वरना नो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखेंगे, कितना आपका क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 12th किया हुआ है, 10th किया हुआ है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर डिटेल्स पूछना स्टार्ट कर देगा कि आपका स्टेटस क्या है, पास थे, फेल थे, कौन सी ईयर में किया है, कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर CGPA में आया है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। वो आपका ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा जब आपने अगर रजिस्ट्रेशन में फिल किया होगा तो, ठीक है। बस आपको उसको चेक करना है एक बार। ऐसा मत करना कि रजिस्ट्रेशन में फिल कर दिया उसके बाद आप फिल उसको लॉगिन के बाद चेक ही ना करें, चेक करते हुए जाना, उसके बाद तभी आपको पता चलेगा कि कुछ गलत हुआ है या तो आपको चेंज कर सकते हैं आप उसमें तभी। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, अपना जो विड्थ है वो दिया हुआ है, फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फोटो पे डेट होनी चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर डेट के बिना आपने फोटो अपलोड कर दिया है तो फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर आपको बिल्कुल क्लियर आपके होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डेट आप बताएंगे कि कब का फोटो है, वो यहाँ पर लिखेंगे, जो फोटोग्राफ पे डेट है वही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। वेदर द डेट मेंशन्ड इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, आपका जो फोटो है उस पर आपकी जो डेट है वो बिल्कुल क्लियर मेंशन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, आई एग्री करके यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड आएगा उसको फिल करके आप अपना प्रीव्यू करके जरूर देखना कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सही है या नहीं है, तो प्रीव्यू जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आपके पास ये सर्टिफिकेट, ये डिक्लेरेशन भरवाएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन होके ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये सब बात की चीजें हैं। तो आपका जो फॉर्म सबमिट है वो वहीं पर हो जाएगा। उसके बाद आपसे, इसके बाद आपसे जो विंडो है वो, अगर आप फीस फिल करने में, मतलब आप जनरल में या OBC में आते हैं तो आपको फीस के उस पे ले जाएगा पेज पर और फीस सबमिट कराएगा। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। अगर आप कोई फीमेल है तो आपको फीस सबमिट नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म फिल किया जाएगा, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपका सारा यहाँ पर, अगर आप इसको पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। आपको इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेना आराम से बैठ के, ठीक है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, कुछ और रह गया हो जो आपको बताना था और मैंने नहीं बताया वो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अगर किसी को बिल्कुल चुल मचती है कि हाँ मुझे पूरा ही पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। चलो, यहाँ पर मोटी मोटी बात जो थी मैंने वो आपको सब बता दी है। अब आप बैठ के जाइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। और अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, किसी से करवाना है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको हमसे फॉर्म फिल कराना है, तो हम वो भी करने को तैयार हैं, ठीक है। कर सकते हैं हम फॉर्म फिल। अगर आप लोग फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको अपना फॉर्म फिल कराना है, ठीक है। तो वहां पर आपको डिटेल्स मिलेंगी कि आपको क्या भरना है, गूगल फॉर्म मिलेगा, वो फिल करके आपको भेजना होगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।